श्री गणगणपति गण नमः। गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषियों द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, इसका नाम है। नक्षत्र के अनुसार आज कैसे दिन रहेंगे, इसकी यह इस प्रस्तुति में। ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों नक्षत्रों के बारे में, उनके शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं, जो हमारे पूरे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग राशि के अनुसार चंद्रबलम, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग चौहरिया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसमें शुभता चाहते हैं, हमारी अपेक्षा शुभता ही होती है और चौघड़िया हमें मार्गदर्शक का काम करता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। काफी उपयोगी है और इसको उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग अलग वीडियो भी पोस्ट किया है यूट्यूब पर, हिंदी और अंग्रेजी में। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग, जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं और ये जन्म तिथि के रूप में होता है। जी हाँ, जिस तरह सांस की प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है, उसी तरह ये अंक स्वतः अपना कार्य करते रहते हैं। कुछ जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है और कुछ हम अंक जीवन में अर्जित करके लाते हैं। ये सभी कुछ शुभ प्रभावी में सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं और इसलिए यह प्रस्तुति का विशेष उद्देश्य अंकों को समझना, अंकों को जानना, उन्हें ठीक ढंग से पहचान कर, उनका ठीक से परख कर उसका सही उपयोग करना, ताकि जीवन में शुद्धता बनी रहे, जी, सकारात्मकता बनी रहे और जीवन में बाधा ना आए। ये अंक कार्य करते रहते हैं, ये इस प्रस्तुति को यही बताती है। साथ ही साथ अंक बोलते भी हैं किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन अंक के अनुसार कैसा होने वाला है, यह भी इसी भाग। इस प्रकार पांचों भाग हम आपके लिए लेकर आए हैं, संकलित करके लाए हैं, इसे महत्वपूर्ण बना के लाए हैं, उपयोगी बनाकर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। और प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई मन में आपका विचार आया हो इस प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए, तो आप सुझाव यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर जरूर देंगे और कमेंट बॉक्स पर यूट्यूब पे देकर हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग, यही हमारी प्रार्थना है। और इसके अतिरिक्त यदि पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब के चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, पंचांग पर थोड़ी चर्चा। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग के हमारे लिए काफी उपयोगी है। यह हमारे जीवन में एक अहम भूमिका अदा करता है और काफी इसके महत्व काफी अधिक है। आरंभ करते हैं पंचांग के 5 अंक से। ये पंचांग के 5 अंक हमें किस रूप में प्रभावित देते हैं? तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रतिदिन इसका शुभ फल प्राप्त करने हेतु तो इनका स्मरण करना चाहिए 5 अंक का। और इनका स्मरण करने का माध्यम जो है यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फल मुक्तमम। और इसके साथ ही
इनका स्मरण करने के बाद पंचांग का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में लिखा है पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी सूत्र। तो पंचांग का स्मरण और श्रवण ये महत्वपूर्ण है। और यहीं पर पंचांग की महत्ता समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे जीवन में हमारे अहम भूमिका अदा करता है। यह निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता और पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं तथा जीवन में सुखता बनाए रखें। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और बच्चों के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तुति की तरफ चलते हैं और प्रस्तुति की तरफ चलने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं। और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 2 जून 2026, माह ज्येष्ठ, अधिक मास का ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण शाखा संवत 1948, पराभाव विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127 होगा। आज का सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:37 पर, सनराइज at 4:58 am, सनसेट at 6:37 pm। और आज का चंद्रोदय रात्रि के 8:33 पर, चंद्रस्त प्रातः 6:07 पर। आज का दिशा शूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार मंगलवार, तिथि रात्रि के 7:01 तक द्वितीय जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसका तृतीय जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र रात्रि के 10:06 तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़। और नक्षत्र के पद इस प्रकार: दिन का आरंभ मूला नक्षत्र के दूसरे पद से होता है, जो प्रातः 8:37 तक रहता है। तीसरा पद अपना 3:22 तक, चौथा पद रात्रि के 10:06 तक, और आरंभ होता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का पहला पद, जो कल भोर में 4:50 तक, और उसके बाद कल का सूर्योदय पूर्वाषाढ़ के दूसरे पद में होता है। योग प्रातः 7:16 तक साध, उसके बाद शुभ करण प्रातः 5:49 तक तैतिल, तत्पश्चात रात्रि के 7:01 तक गर्भ और फिर परीक्षा। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कैसा है, आशीर्वाद वो कैसा दे रहे हैं, ताकि रुद्राभिषेक में वह उपयोगी हो सके। जी हाँ, भोलेनाथ का वास देखते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जब तक द्वितीय तिथि है, भोलेनाथ सभा स्थल पर हैं, उसके बाद तृतीय तिथि होती है, क्रीड़ा स्थल पर होते हैं। दोनों आज भोलेनाथ के लिए शुभ। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में गीता की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां: मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतः जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके, अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करते हुए कर्म करने का हम जिम्मेदारी के साथ कर्म करें, ताकि और पहली सफलता पर पांव रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त के सबसे शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त 11:20 में से 12:15 दिन तक, अमृतकाल अपराह्न 2:55 से 4:43 अपराह्न तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:04 से 2:59 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:35 से 6:56 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:08 तक।
रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चित बहुत श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:12 से 4:54 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 11:40 से 1:30 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:23 से 10:05 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 8:18 से 10:06 दिन तक। गंडमूल प्रातः 4:58 से 10:06 रात्रि तक। गंडमूल प्रातः 4:58 से 10:06 रात्रि तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण दोबारा शुभ मुहूर्त। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम सब पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। इसलिए जब भी अनुकूल मुहूर्त का प्रभाव बहुत ज्यादा। दूसरे भाग में आपका स्वागत। जी हाँ, दूसरा भाग नहीं कहें, इसी का पार्ट बी है, ग्रहों के आकाशीय स्थिति। चंद्रदेव बाल्यावस्था में है, क्योंकि ये तुला राशि से वृश्चिक राशि से धनु राशि में है, और बृहस्पति देव भी कर्क राशि में आकर उच्चता को प्राप्त कर चुके हैं, ये भी बाल्यावस्था में। इस प्रकार आज के दिन राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, और अपनी राशि में 2 ग्रह है। और जो अपनी राशि में जो 2 ग्रह हैं वे हैं मिथुन राशि, बुध देव मिथुन राशि में, और मंगल देव मेष राशि। बुध तथा बृहस्पति के नक्षत्र की राशि में 2 ग्रह हैं, और शेष सभी ग्रहों की राशियों में 1 ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और वे हैं बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव। इस प्रकार बृहस्पति देव और केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सूर्य और शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1 ग्रह है। अगला जो नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन है, शुक्र देव का है, जो 8 जून का 14 जून को चंद्रदेव अस्त होंगे, जब अमावस्या होगा। और इस प्रकार ग्रहों के आकाशीय स्थिति में आज राशि परिवर्तन नहीं है, और ये रहे भविष्य में होने वाले ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन और वक्री वक्रत्व जो प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही हम दूसरे भाग में समझ ले चलते हैं आपको। ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, ताराबलम इसका नाम है, और ताराबलम की सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। इसमें यदि आप देखें तो ताराबलम में जब हम देखेंगे तो ताराबलम हमारे समक्ष, ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं वह सूचित करता है। और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है हम सबके जन्म नक्षत्र से है, इसमें से अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हैं। और जब इस नक्षत्र में हम चिन्हित करते हैं तो आज का दिन, इसके बाद हॉरिजॉन्टली जहां लाइन मिलती है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, वही आज का दिन होता है। और इसकी शुभता और अशुभता इसी से देखी जाती है। यदि आज का संकेत जो मिलते हैं, जो जहां दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलती है, यदि वह संपत में है, 6 साधक मित्र या मित्र में है, तो शुभता की तरफ इशारा करता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य करते हुए नए कार्य को हम आरंभ कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यधि, नैधन्य दे रहा हो तो अशुभता की तरफ वह इशारा करता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य में सावधानी तो बरतनी है और नए कार्य को आरंभ करने से मना है। ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्र ग्रहों से, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। और इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों से जोड़ने के लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की गई। इस प्रकार 9 नक्षत्रों पर 3 श्रेणी बनाई गई, और ग्रहों को महादशा के क्रम में इस प्रकार रखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा सभी ग्रह केतु देव से लेकर बुध तक। और पहला ग्रह केतु देव को पहला श्रेणी में से हर पहला श्रेणी
पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से उनका स्वामित्व मिला, यानी पहला 10वां 19वां। और इसी प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को गया। और यह सारणी इस प्रकार, इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को फलित करने के लिए, जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं और शीर्ष पर जाते हैं। जन्म जो ग्रह होता है वह हमारा जन्म ग्रह बनता है। जी हाँ, नक्षत्र स्वामी हमारे जन्म नक्षत्र स्वामी यही जन्म ग्रह बनते हैं। हमारे जीवन की क्रिया यहीं से आरंभ होती है। और इस यहाँ से ये पहला ग्रह होते हैं और गणना यहाँ से हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बुध तक जाते हैं। और बुध के बाद फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो ग्रह हमारा बनता है जन्म ग्रह, उसके ठीक पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। तो पहला ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है, इसी जन्म ग्रह के महादशा में हमारा जन्म होता है। और आपको आश्चर्य होगा जब जन्म कुंडली के विंशोत्तरी दशा को देखें तो हमारी मृत्यु भी पिछले जन्म में इसी ग्रह की महादशा में। आप देखें जन्म कुंडली को अपना, और जन्म कुंडली को जब देखेंगे तो विंशोत्तरी दशा से यह स्पष्ट होता है कि विंशोत्तरी दशा का कैसा फल है। और विंशोत्तरी दशा में आप देखेंगे जो महादशा का नाम होगा उसके ऊपर दशा की अवधि लिखी रहेगी, कुछ महीने, साल, वर्ष, महीने और दिन लिखे रहेंगे। यह हमें भोगना है इस जन्म। और आपके समक्ष उस ग्रह से संबंधित जो दशा अवधि है कितने साल की होती है वह लिखा हुआ है। इस दोनों का यदि हम दोनों को घटा दें आपस में तो हम पिछले जन्म में जो भोग करा है वह निकलता है। और यह पिछले जन्म में यानी इस गिरी ग्रह के महादशा और पिछले जन्म में भोग करा है। और चूंकि पहला ग्रह जो हमारा जन्म ग्रह बनता है इसका संबंध पिछले जन्म से मृत्यु से होता है, इस जन्म के जन्म से होता है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह ये सुफलदायी होते हैं और तीसरा, पांचवा, सातवां ये असुफलदायी। इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए हम ग्रहों के बारे में जान गए और जान सकते हैं। और जब ग्रह के बारे में जान गए तो उनके ग्रह के नक्षत्र के बारे में भी जान जाएंगे और ये हमें शुभता देते हैं। और इस तरह योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों के दशा अंतर्दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं जन्म कुंडली के बैठे ग्रह संकेत देते हैं कि हमें क्या करना है। संपत्ति का ग्रह कहाँ बैठा है जन्म कुंडली में और कहाँ बैठे हैं और किस राशि में किस भाव में उसे संबद्ध कार्य करने से हमें संपत्ति का लाभ हो। अभी हम बताएंगे कि कौन कौन से भाग संपत्ति आदि क्या क्या प्रतिफल देते हैं। और इतना ही नहीं, यदि विभिन्न शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक जो हम शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे शुभ कार्य होते हैं, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए बाधक होते हैं, परेशानी के सबब बनते हैं। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो या संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, जो भी व्यक्ति इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए यह हमारे काफी उपयोगी बनता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखे जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान के कुंडली की चर्चा आप उसे देख सकते हैं। 9 तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, काफी उपयोगी। जी हाँ, संपत्ति जो शुभ तारे हैं ये क्या देते हैं। संपत्ति धन संपत्ति, आर्थिक लाभ, 6 तारा आरोग्य कुशलता, मानसिक शांति, साधक रुके हुए कार्य पूरा करता है, लक्ष्यों को सफलता, लक्ष्यों में सफलता दिलाता है। 8वां जो मित्र तारा है, मित्रों सहयोग से मदद और मधुर संबंध स्थापित कराता है। और 8वां 9वां हर तरह से विशेष लाभ और सौभाग्य का कारक है। और यदि अशुभ तारा में कहें तो विपत तारा, विपत आने वाली, अचानक आने वाली समस्या और नुकसान के कारक बनता है। और प्रत्यरी शत्रुता, वाद विवाद और विरोधियों से परेशानी करता है। मैदानी तारा नाम ही जैसा है, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना और गहरे संकट हानि का सूचक माना जाता है। इस प्रकार सभी ग्रहों के बारे में हमने आपको समझ रखा। और अब हम वापस चलते हैं तारा बलन पर। आज का चंद्रमा क्या कहता है।
आज का चंद्रमा मूला नक्षत्र में गोचर कर रहा है रात्रि के 10:06 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा में जाता है। और आज का दिन जो अशुभता लिए हुए है वह रोहिणी हस्ता श्रवण नक्षत्र का पूर्व भाग में, मृगशिरा चित्रा शर्विष्ठा नक्षत्र का दूसरे भाग में, ये अति पीड़ादायक है। वहीं कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज दोनों समय शुभकारी। और इस प्रकार हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकर उनसे कैसे शुभता प्राप्त होगी उसी अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं और धैर्य पूर्वक हम इंतजार कर सकते हैं अच्छे समय आने का। जी हाँ, समय और कर्म का सटीक मिलन ही उचित मुहूर्त। हम आपको लेकर आए हैं तीसरे भाग में, जो कि राशि के अनुसार है। आज का राशि परिवर्तन नहीं है और राशि चंद्र बलम इसका नाम है। राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है ये आपके सामने। और इसमें देखें यदि, तो आज का दिन मिथुन, कर्क, तुला, धनु और कुंभ मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। चौघड़िया, चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसकी उपयोगिता काफी है। जी हाँ, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित है, चाहे या पहली बार किए जाने वाले कार्य हैं, कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता चाहते हैं इसके लिए उपयोगी होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम शुभ कार्य करने के लिए चौघड़िया अवश्य देखें। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, हिंदी और अंग्रेजी में। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए इस 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ और 7 चौघड़िया का नामकरण करके साप्ताहिक दिनों से इसे संबद्ध किया गया। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है और इस प्रकार 8वें चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। और साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं जिनके अलग अलग कार्य कृत होते हैं। इस प्रकार 8वें चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों के स्वामी ग्रहों से और उनके द्वारा नियमित कार्यों से होता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया देखें तो जरूर देखें कि कहीं जिस चौघड़िया का हम प्रयोग करने जा रहे हैं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। राहु काल, काल वेला और वार वेला ये दिन के अशुभ ये समय है और रात्रि के काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि रात दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है और रात्रि का चौघड़िया रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। और इस प्रकार शनि देव से पापी ग्रह होते हुए भी प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहते हुए भी शुभता देते हैं। धनुपार्जन, ईमानदारी, क्योंकि शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं। ईमानदारी सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए धनुपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होते हैं। मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी होते हैं, लेकिन युद्ध शत्रुवंता होते हैं। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को हराने के लिए जो है काफी उपयोगी होते हैं। और आज के संदर्भ में हर व्यक्ति वर्ग का जो दुश्मन होता है, शत्रु होता है, अलग अलग। विद्यार्थी के लिए सहपाठी, नौकरी पेशा के लिए सहकर्मी। और इस प्रकार हम अपने अंत में आए तो हम अपने शरीर के लिए हमारा रोग, इस सभी में शत्रुवंता मंगल देव काफी उपयोगी। और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, आप उसे देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या। आज दिन का मंगल का दिन शुरुआत है और आज देखें तो उद्वेग चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, शुभ चौघड़िया जो अपराह्न में है वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया 7:54 से 9:12 है। लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। अब इसके साथ ही हम अंकों की दुनिया में ले आए। हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं और ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। 5वां अंक बीच का अंक होता है जो काफी शक्तिशाली होता है, संतुलित संतुलित करके रखता है। और ये 1 से 9 तक के अलग अलग शासक ग्रह होते हैं जो कि आपकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। और इन शासक ग्रहों के जो ग्रह तो ऊर्जा होते हैं इन अंकों में समाहित होते हैं और इसलिए इन्हें इन अंकों को उनके ग्रहों के तत्व, ऊर्जा और
ऊर्जा, तत्व और गुण के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसकी सूची भी आपके समक्ष। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं। ये जन्म तिथि के रूप में होता है, और जन्म तिथि में जब भी तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। अंक ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत कि शून्य को गणना में नहीं लेते, और सभी जब भी दो अंकों या दो अंकों से ज्यादा का समूह होता है, उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष ये तीनों अंक जब जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहलाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में क्रमशः मूलांक को ड्राइवर कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर कहते हैं। और जिस तरह से बस का ड्राइवर और कंडक्टर के संबंध यदि अच्छे नहीं है, फिर बस का चलना मुश्किल होता है, उसी प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर के अंक का संतुलित रहना, मित्रवत रहना अत्यावश्यक है जीवन के टूर को अच्छी तरह से चलाने। ड्राइवर हम खुद, कंडक्टर ये जन्म तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर। जन्म तिथि और माह जब मिलता है तो एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर कहलाता है, जो कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। एंजल नंबर वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं, और फिर पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 जोड़, और फिर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। ये जब सारे अंक जो जन्म तिथि में है, जो हमारे लिए शुभ तर्क दे सकते हैं, अशुभ तर्क दे सकते हैं, डिपेंड करता है उनके आपस के संबंध हो। और पूरे जीवन काल में पूरा अंक ज्योतिष ड्राइवर और कंडक्टर के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कभी भी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत नहीं हो। कोई भी अंक हम लाए वह ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु अंक ना हो, और ड्राइवर और कंडक्टर को संतुलित रखने के लिए यदि मित्रवत हैं तो कुछ हम ऐसे अंक का उपयोग करते हैं, लाते हैं, जो दोनों के मित्र हो, ताकि दोनों में सामंजस्य बना रहे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे पहचाने कौन कौन अंक अनुपलब्ध। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि जब भी गणना में 11, 22, 33 आते हो, या तिथि में, माह में आदि, तो यह पूर्व जन्म, तो ये मास्टर नंबर कहलाता है। पूर्व जन्म की आत्मा से होता है संबंध इसका, और इसके आत्मा में इसके अधूरे कार्य इस जन्म में करने होते हैं। वहीं 13, 14, 16, 19 कहीं भी आता हो, तिथि माह में या गणना में, माह में नहीं आएगा, तिथि में केवल, और गणना में आता है, तो यह पूर्व जन्म के कार्मिक ऋण से संबंध करता है, जो हमें इस जन्म में चुकता करने को। अब हम देखते हैं कौन से अंक अनुपलब्ध हैं। इसके लिए लोसू ग्रिड का सहारा लेते हैं, और इसमें आपके समक्ष दो बॉक्स हैं जिसमें लोसू ग्रिड रखा गया है, और ये लोसू ग्रिड काफी उपयोगी होता है, और इसके अनुसार हम अंकों को आकलन करते हैं। हमने एक जन्म तिथि गूगल से ली है, और एक जिनका आज जन्म तिथि, उद्देश्य शैक्षणिक है, इन्हीं का उपयोग करते चलते हैं। तो इनका मूलांक ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 4 है, और इनका जो इन अंकों का सामंजस्य यदि देखा गया, 3 और 7 इनके मिसिंग अंक है, 4, 9, 2, 5, 8, 1 ये एक एक बार आए हैं, 6 2 बार आए हुए हैं। 3 से बार या 3 से अधिक बार आने पर इनका अशुभ अंकों का भी नकारात्मक प्रभाव होने लगता है, इसलिए 3 बार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए अंकों को देखते हैं कि अंकों को यदि अब संतुलित होगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि इनका मूलांक और भाग्यांक जो ड्राइवर कंडक्टर है आपस में संतुलित नहीं है, मित्रवत नहीं है, तो वैसी स्थिति में हमें ऐसे अंक की व्यवस्था करनी होगी जो इनका मित्रवत हो, दोनों का मित्रवत हो। यह अंक आखिर लाए कहाँ से? तो ये अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक जिसको हमने निकाला, जीवन भर कार्य करता है, और ऐसे अंक की हमको व्यवस्था करनी है जो पूरे जीवन काल तक वो काम करे। और वह दूसरा अंक जो होता है, धरती के माता पिता, धरती के ईश्वर माता पिता के नाम ये देते हैं, और वो होता है नाम। नाम जो अंक होता है वह महत्वपूर्ण होता है, पूरे जीवन काल में उपयोगी होता है, इसलिए नाम का अंक इनके ड्राइवर और कंडक्टर के आपस के मित्र अंक होना चाहिए। और साथ साथ नाम का जो पहला अक्षर है वह भी काफी ऊर्जा देता है, चेतना को जगाता है, इसलिए वह भी ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु ना हो। आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होता है, बिल्कुल सही है, किंतु नाम के में जो अक्षर होते हैं उनके अंकीय मूल्य भी होते हैं, और इसलिए उनको उनके नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करिए।
और वॉवेल का भी अंक महत्वपूर्ण होता है। वॉवेल ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट कम होना चाहिए। इस जातक का यदि हम कहें तो नाम का पहला अक्षर, इन्हें पहले सतीश नीना शब्द, ये एक्टर है, और इनके जन्म तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इनका जो मूलांक है, जो नाम का पहला अक्षर 3 दे रहा है और नाम 6 दे रहा है। अब हम देखेंगे कि 3 इनके अनुपलब्ध अंक है और 6 तीसरा वर्ग प्रयुक्त हो। अब ये देखते हैं शत्रु अंक कौन कौन। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, यहाँ याद रखें। इनका मूलांक 2 है, भाग्यांक 4 है, जो कि आपस में शत्रुवत है। 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। और चूंकि उद्देश्य शैक्षणिक है प्रस्तुति का, इसलिए इनके इस अंक को संतुलित करने के लिए, इनका मूलांक और भाग्यांक के लिए इन अंकों का सहारा लेते हैं। उदाहरण स्वरूप ऐसे अंक का जिसमें कोई शत्रु दोनों आपस में नहीं। और यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी 4, 7, 8, 9 ऐसे अंक हैं जो कि जिसका रिपीटेशन कभी भी शुभ नहीं। ये अपने के ही दुश्मन होते हैं। आप देखें सारणी से, 4, 4 का दुश्मन है, 7, 7 का दुश्मन है, 8, 8 का दुश्मन है, 9, 9 का दुश्मन। इसलिए इसके इनकी पुनरावृत्ति नकारात्मक प्रभाव डाल। इस प्रकार अंकों के बारे में हमने जाना। आपके समक्ष अंकों के हर अंकों के शत्रु अक्षर भी है, जो आपको पहचानने में मदद करेगी। और इसके साथ ही पर्सनल ईयर, यह साल कैसा बीतेगा यह जानने के लिए वर्तमान वर्ष को, जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को रखते हैं। और जब जब वर्ष को रखते हैं तो फिर पर्सनल ईयर निकालते हैं, वो कौन सा अंक बनता है। तो इस जातक का पर्सनल ईयर 9 बन रहा है, रनिंग इज 5 है, 5 संतुलित अंक है। और 9 का अंक देखें, 2 का शत्रु है और 4 का भी शत्रु। इसलिए यह साल की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि और भी अंक इसके प्रभावित होंगे। यह साल थोड़ा चुनौती प्राप्त हो सकता है। इस तरह हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, अंक बोलते हैं। आज का अंक 9 है, और आज का अंक जो 9 है वह मित्रवत है। यदि कहे तो एक अंक से सेना जो है केवल सरकार से मित्रवत है, और शेष सभी से 5 और 6 से अंकों से वह थोड़ा सा तटस्थ रहती। यानी आज किसी भी माह की 1, 10, 19, 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ होगा, उनके दिन उत्तम बीतेंगे। जिनका 5, 14, 23, 6, 15, 24 को हुआ होगा, उनके लिए आज दिन सामान्य होने की संभावना। और शेष अंक सावधान है, उनके लिए अंक शुभता के संकेत नहीं। वाहन चलाते समय वाद विवाद आदि में से थोड़ा सा, या डॉक्यूमेंट साइन करते समय थोड़ा सावधान। इसी के साथ ही हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। और सार आपका, इस प्रस्तुति का सार यदि बताएं तो सार आपके समक्ष प्रस्तुत। जी हाँ, पंचांग का स्मरण, श्रवण, अनुसरण महत्वपूर्ण। अपने ग्रहों को समझें, पहचानें और उनके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्यारंभ करने से शुभ कार्यारंभ करके शुभता सुनिश्चित करें। नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। विपद प्रत्यरि बध शुभ देते हैं। संपत क्षेम साधक मित्रीय अति मित्रीय शुभता देते हैं। और चंद्रमा मन का कारक होता है। राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित हो। जी हाँ, चौघड़िया एक प्रकार का मार्गदर्शन और हितकारी। और अंत में अंकों को समझें, उन्हें पहचानें, जीवन के में सही अंकों का चयन करके सकारात्मकता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही हम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो हमें उस सुझाव को YouTube के कमेंट बॉक्स में देकर इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमें सहयोग करें और मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भक्त भाई हनुमान। ओम मंगलाय नमः।
जय श्री राम। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमान।